हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, या फिर हम बोले क्रैश कोर्स टाइप से होगा CSIR नेट और गेट के लिए पर्टिकुलरली। तो रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, या फिर मैं बोलूँ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स से। और मैथमेटिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ एक रिवीजन वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने यूट्यूब चैनल पे, शायद आपने देखी भी होंगी। अगर नहीं देखी है तो उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए जो बुक आपको फॉलो करनी चाहिए वो है हमारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय पुरी एंड बबर। तो एक तरीके से क्रैश कोर्स जो है आपका, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बातें जो है, जो आपको पता होनी चाहिए, जो फॉर्मूला जो हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, या फिर मैं बोलूँ कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि जो मैटर है अपना, उसकी जो कंडेंस्ड स्टेट है उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। मैटर जो होता है उसकी हमारी 4 स्टेट होती हैं। एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी है अपनी गैस, एंड फोर्थ वन इज प्लाज्मा। तो जो सबसे कंडेंस्ड है, जिसमें एटम्स या फिर हम बोले मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, वो हमारी क्या है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है? कंडेंस्ड है। मैटर की जो स्टेट है वो कंडेंस्ड मैटर है, ठीक है। इसीलिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोले हम, या फिर हम बोले कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो सॉलिड्स जो हैं वो अपने 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि सॉलिड जो है वो क्या हो? क्रिस्टलाइन हो, या फिर हम क्या बोलें? नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर नॉन क्रिस्टलाइन को हम और क्या बोल सकते हैं? अमोर्फस। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रिस्टलाइन जो है वो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है, या फिर हम क्या बोले कि एटम्स जो हैं वो क्या हैं? पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं, आर पीरियोडिकली अरेंज्ड क्रिस्टलाइन में, ठीक है। और अमोर्फस में क्या है कि कोई भी पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं है, एटम्स जो हैं वो रेंडमली अरेंज्ड हैं। एटम्स आर रेंडमली अरेंज्ड। अब इसके बाद जो बात आती है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो भी हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो क्या होगा? सिंगल क्रिस्टल सॉलिड होगा, और दूसरा क्या हो सकता है? पॉलीक्रिस्टल सॉलिड। मोस्टली जो सॉलिड है अपने वो पॉलीक्रिस्टल सॉलिड ही है। सिंगल क्रिस्टल के अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल डायमंड एंड क्वार्ट्ज। और अगर पॉलीक्रिस्टल सॉलिड की हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, AU जो है, एटसेट्रा, ठीक है। अब सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल में डिफरेंस क्या है? पॉलीक्रिस्टल जो होता है, सिंगल क्रिस्टल तो क्या है? एक ही क्रिस्टल है और उसमें जो एटम्स अरेंज हैं वो पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स का। अब अगर पॉलीक्रिस्टल की हम बात करें तो पॉलीक्रिस्टल में क्या होगा? जैसे नाम से ही आपको दिख रहा है कि बहुत सारे क्रिस्टल हैं, तो बहुत सारे किस टाइप के हैं? सिंगल क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री आती है ना, बाउंड्री, उससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम जो बाकी क्रिस्टल्स हैं उनको। और ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर जो क्रिस्टल है वो हमारे क्या हैं? पीरियोडिकली अरेंज्ड है, ठीक है। एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो अगर पॉलीक्रिस्टल को हम हीट करते हैं, या फिर हम बोले इसको अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये ब्रेक होता है बाउंड्री से। ये हैं बाउंड्रीज। बाउंड्री पे क्यों ब्रेक होता है? क्योंकि बाउंड्री पे जो पीरियोडिसिटी है, ये जो सिंगल क्रिस्टल हमने लिया है इसके अंदर पीरियोडिसिटी क्या है? मेंटेन है। लेकिन बाउंड्री पे पीरियोडिसिटी जो है वो मेंटेन नहीं है, पीरियोडिसिटी डिफर कर जाती है।
तो जब भी अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे या हम इसको हीट करेंगे तो ये बाउंड्री से ब्रेक होगा सबसे पहले, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो सॉलिड्स हमारे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड्स के लिए नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्योंकि अगर उसमें सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा तो सॉलिड क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और अगर उसमें रिपल्सिव फोर्स ही सिर्फ होगा तो सॉलिड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड एक स्टेबल फॉर्म है और स्टेबल फॉर्म के लिए क्या कंडीशन है हमारी कि नेट फोर्स जो है वो एट इक्विलिब्रियम अगर हम बोलें तो वो कितना होगा, ऑलवेज ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अब सॉलिड में जो मेन पॉइंट है वो हमारा क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात आती है कि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते क्यों हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मेनली दो चीज़ें हैं हमारी। एक तो क्या है कि एटम्स जो हैं अगर वो डिफरेंट हैं तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। अगर एटम सेम है बट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर एटम सेम है, एटम हमारे सेम है, फॉर एग्जांपल कार्बन एटम्स हैं, तो उससे एग्जांपल की मैं लेती हूँ। एक तो हमारा एग्जांपल है ग्रेफाइट का, दूसरा है डायमंड का। दोनों ही कार्बन एटम्स हैं बट ग्रेफाइट जो है वो उसका क्या है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, और डायमंड जो है उसका अरेंजमेंट क्या है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, ठीक है। अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से इन दोनों सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो अरेंजमेंट से एक तरीके से सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो इसलिए हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है। अगर मैं बात करूं कि अरेंजमेंट हमारा जो एटम्स का है वो तो सेम है, अरेंजमेंट तो क्या है, सेम है, बट एटम्स डिफरेंट हैं। अगर एटम्स डिफरेंट होते हैं तो भी क्या होगा, सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है, इन दोनों का ही सेम अरेंजमेंट है बट एटम्स क्योंकि डिफरेंट दिख रहे हैं तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी, जर्मेनियम की डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की हम बात करें, जैसे कि बैंड गैप हमने इनका लेते हैं, तो बैंड गैप जो सिलिकॉन के लिए होता है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अरेंजमेंट सेम है बट एटम डिफरेंट है तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी सॉलिड्स की, वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो एक तरीके से हमें एटम्स का पता होना चाहिए, उनका अरेंजमेंट पता होना चाहिए ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज का अंदाज़ा लगा सकें। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारी दो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, एक तो होता है लैटिस पॉइंट और दूसरा होता है बेसिस। उसी से हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब बात आती है कि लैटिस पॉइंट जो है वो क्या होता है। लैटिस पॉइंट क्या है, एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है किसका, अरेंजमेंट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स, ठीक है। इसमें सिर्फ हमारे क्या है, पॉइंट्स ही हैं एक तरीके से जो कि क्या है, पीरियोडिकली अरेंज्ड है। मतलब अगर एक पॉइंट से हम देखते हैं तो उसका जो अराउंड जो भी अपना एनवायरनमेंट है वो सेम दिखेगा। आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करके देखो तो उसको जो एनवायरनमेंट है वो क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, पीरियोडिकली अरेंजमेंट है उनका। अब बात आती है बेसिस की। बेसिस क्या है, बेसिस एक्चुअली क्या है, या तो हम बोलें एटम या फिर हम क्या बोलें कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को अगर हमने अटैच कर दिया लैटिस पॉइंट के साथ तो हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे एटम्स को हमने अरेंज कर दिया है लैटिस पॉइंट के साथ। वो अगर हम एक लैटिस पॉइंट के साथ एक एटम अटैच कर रहे हैं तो थ्रू आउट द क्रिस्टल हमें क्या मिलेगा, एक लैटिस पॉइंट के साथ एक ही एटम प्रेजेंट मिलेगा।
अगर हम एक लैटिस पॉइंट के साथ दो एटम अटैच कर रहे हैं तो थ्रू आउट द क्रिस्टल हमें क्या मिलेगा, एक लैटिस पॉइंट के साथ दो एटम्स ही अरेंज मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लैटिस पॉइंट हमारा क्या है, पीरियोडिक अरेंजमेंट है। तो जो भी अरेंजमेंट यहाँ पे है हमने लैटिस पॉइंट के साथ क्या किया है, या तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या किए हैं, अटैच किए हैं। तो हमें क्या मिला है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिला है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी बेसिक चीज़ें। अब बात आती है कि यूनिट सेल क्या होती है, शायद आपने पढ़ा भी होगा। यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल, जिसको स्मॉलेस्ट सेल, जो कि अगर फर्दर हम रिपीट करते हैं, विच ऑन रिपीटेशन गिव्स कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वो सबसे छोटी सेल है जिसको फर्दर रिपीट करने पे हमें पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो यूनिट सेल भी हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जो है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल वो क्या होगा, 1 होगा। और अगर नॉन प्रिमिटिव की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल क्या होता है, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो क्या होगी, सेल नॉन प्रिमिटिव होगी। अगर इक्वल टू 1 होता है तो हमारी क्या होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल में वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम होंगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस। समझ आई ये लाइन क्या बोल रही हूं मैं? आपको पता है कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल में वो एक ही होगा। अब बेसिस की हम बात कर रहे हैं, अगर मैंने एक लैटिस पॉइंट के साथ 2 एटम्स अटैच कर दिए, लैटिस पॉइंट 1 है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2 होंगे। और नंबर ऑफ एटम्स जो प्रिमिटिव यूनिट सेल में आए हैं वो किसके इक्वल आए हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस। जितने बेसिस में हमने एटम कंसीडर किए हैं उसके इक्वल हमें नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, बट नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, तो अब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 2D में एंड 3D में। तो 2D की हम बात करें तो क्रिस्टल सिस्टम जो है हमारा वो 4 टाइप का होता है। ठीक है, और ब्रेवियस लैटिस की अगर हम बात करें तो 2D में हमारे पास 5 ब्रेवियस लैटिस होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, 2D क्रिस्टल। 2D क्रिस्टल में क्रिस्टल सिस्टम, नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस किस टाइप की लैटिस होगी एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट है अपना क्रिस्टल सिस्टम, टोटल क्रिस्टल सिस्टम जो 2D में होते हैं वो 4 होते हैं, टोटल जो ब्रेवियस लैटिस होती हैं वो 5 होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है अपना कि हम बात करते हैं स्क्वायर लैटिस की। स्क्वायर लैटिस में जो ब्रेवियस लैटिस होगी वो क्या होगी, स्क्वायर प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी, स्क्वायर प्रिमिटिव लैटिस। ठीक है,
और कंडीशन की अगर हम बात करें स्क्वायर के लिए तो क्या होगी, a इज इक्वल टू बी एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो कैसे हम निकालते हैं, गामा क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, a ये है, a इज इक्वल टू बी होगा स्क्वायर के लिए, a वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है x डायरेक्शन में, b है y डायरेक्शन में, और इनके बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या है, गामा। तो गामा होना चाहिए 90 डिग्री का, a इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो इस टाइप की हमें क्या मिलेगी, यूनिट सेल मिलेगी जिसमें एंगल जो है वो 90 है और a इज इक्वल टू बी है। तो ये आपको क्या दिख रही है, स्क्वायर लैटिस दिख रही है, और लैटिस पॉइंट जो प्रेजेंट है वो सिर्फ कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितना होगा, 1 होगा। तो हमारे पास ये यूनिट सेल जो है, जो ब्रेवियस लैटिस है, वो क्या है, प्रिमिटिव लैटिस है। नेक्स्ट है अपना रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर लैटिस की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर लैटिस में जो ब्रेवियस लैटिस होती हैं वो हमारी दो होती हैं, एक तो होती है प्रिमिटिव और दूसरी हमारी होती है नॉन प्रिमिटिव, या फिर हम बोलें इसमें तो क्या होगा, सिंपल रेक्टेंगुलर होगा, और दूसरा हमारा होगा रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। अब क्या फ़र्क है रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए b के, एंगल तो आपको पता है 90 ही होना चाहिए रेक्टेंगुलर के लिए, क्योंकि इस टाइप की हमारी रेक्टेंगुलर होगी, ठीक है। लैटिस पॉइंट जो है और एटम्स जो हैं वो हमारे कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट हैं, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितना होगा, 1। तो हमें क्या मिलेगी, प्रिमिटिव। और रेक्टेंगुलर सेंटर्ड की हम बात कर रहे हैं तो एक लैटिस पॉइंट और एटम जो है वो प्रेजेंट होगा एट द सेंटर, तो यहाँ से हमें मिलेगी नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर जो है वो इस टाइप से होगी, रेक्टेंगुलर सेंटर्ड। और रेक्टेंगुलर की हम बात करें तो एटम जो सेंटर में है वो नहीं होगा। तीसरा है अपना हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल में जो लैटिस ब्रेवियस लैटिस होगी वो हेक्सागोनल प्रिमिटिव ही होगी। तो और हेक्सागोनल के लिए कंडीशन क्या होती है कि a इज इक्वल टू बी होगा, बट गामा कितना होगा, 120 डिग्री। तो जो लैटिस हमारी बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, एंगल जो है a और b के बीच में वो कितना है, 120 डिग्री। तो इस टाइप से हमारे पास क्या आएगी, यूनिट सेल आएगी हेक्सागोनल की, जो कि क्या है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल। a और b के बीच में एंगल है 120 डिग्री, a इज इक्वल टू b है। इसको फर्दर रिपीट करने पे जो लैटिस हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, हेक्सागोनल लैटिस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ओब्लिक। तो ओब्लिक के लिए सबसे पहले कंडीशन की हम बात करें तो a इज़ नॉट इक्वल टू b होता है, गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यूनिट सेल जो इसकी होगी ब्रेवियस लैटिस वो प्रिमिटिव ही होगी, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसी टाइप से बनेगा कि a जो है वो नॉट इक्वल b हो और ये गामा जो है ये भी 90 डिग्री ना हो। तो इस टाइप से जो भी आपका स्ट्रक्चर बनता है वो हमें क्या बताएगा, ओब्लिक लैटिस बताएगा। तो 3D क्रिस्टल जो है वो हमारे कौन कौन से होते हैं, ये टेबल मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो ये आप ध्यान कर लेना। 3D क्रिस्टल में जो क्रिस्टल सिस्टम अपने होंगे वो 7 टाइप के होंगे, और ब्रेवियस लैटिस जो होती हैं वो 14 होती हैं, और क्या क्या कंडीशन होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये टेबल आप याद कर लेना। सिंपल क्यूबिक कि अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल क्यूबिक का, जो क्यूब अपना होता है वही होता है, आपको पता ही होगा। एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो बॉडी सेंटर में एक बॉडी के सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा। अगर एफसीसी की हम बात कर रहे हैं तो एफसीसी में क्या होगा, फेस के सेंटर पे जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे गिवन है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। फिर जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो मतलब एक परफेक्ट क्यूब है अपना। b नॉट इक्वल c है तो b और c को इक्वल नहीं ड्रॉ करना है। सिमिलरली जो भी कंडीशन आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहाँ पे बेस सेंटर लिखा है तो बेस सेंटर का मतलब क्या है, जो क्यूब है अपना
उसका जो बेस है ये वाला प्लेन एंड ये प्लेन, इसके सेंटर पे जो है सिर्फ एटम्स प्रेजेंट हैं और बाकी क्या है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। तो बेस सेंटर जो स्ट्रक्चर होगा अपना वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो ये टेबल यहाँ पे गिवन है, ये आप याद रख लेना। मेन जो बात याद रखनी है वो क्या रखनी है कि 2D में 4 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 5 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। 3D में 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं एंड 14 ब्रेवियस लैटिस होती हैं। इसके बाद अपना इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है सॉलिड का, और जहाँ से क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक अपना, रिलेशन बिटवीन नंबर डेंसिटी या एटॉमिक डेंसिटी मैं बोलूँ, या फिर मैं क्या बोलूँ, एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। नंबर डेंसिटी और मास डेंसिटी में क्या रिलेशन है, उस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं एग्जाम में। तो क्या रिलेशन है, रो एन से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ एटॉमिक डेंसिटी या नंबर डेंसिटी को, एंड रो एम से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ मास डेंसिटी को। नंबर डेंसिटी एक्चुअली क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, और मास डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो रो एन इज इक्वल टू एन ए रो एम अपॉन एम ए, ये फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है बीच में। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद होता है तो क्वेश्चन इसमें किस टाइप से बने हैं कि आपसे रो एन पूछ लें, नंबर डेंसिटी पूछ लें, या आपसे मास डेंसिटी पूछ लें, कोई एक आपको गिवन हो और मास आपको गिवन हो। ये मास जो है एटम का वो किस में गिवन होगा, किस में लेके चलना है, AMU में। ठीक है, एंड ए जो है यहाँ पे वो आपको पता ही होगा क्या है, अवोगैड्रो नंबर। और अवोगैड्रो नंबर जो है उसकी यूनिट उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आपको मास डेंसिटी गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और ये वैल्यू हम लेके चलेंगे 6.023 इंटू 10⁻26 अगर आपको मास डेंसिटी गिवन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ये दोनों ही यूनिट आप ध्यान रखो। अगर रो एम आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो आपको ये वैल्यू लेनी है, अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में गिवन है तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी, नंबर डेंसिटी मिलेगी। तो इस पे क्वेश्चन किस टाइप के बने हुए हैं आपके, अगर हम बात करते हैं क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, तो क्यूबिक क्रिस्टल अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में तो इसका मतलब क्या है कि नंबर डेंसिटी जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, रो एन को हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, AQ। ठीक है, और रो एन आपको पता है किस टाइप से गिवन है, NA रो एम अपॉन MA। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मास डेंसिटी गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है, और आपसे पूछा क्या है, लैटिस पैरामीटर पूछा है। लैटिस पैरामीटर मतलब आपसे पूछा है A आपको फाइंड आउट करना है। तो A आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ से हम निकालेंगे A की वैल्यू क्या आ जाएगी, NMA। N जो है वो क्या बता रहा है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, NMA अपॉन NA रो M, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, लैटिस पैरामीटर निकाल सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जून 2011 में पूछा गया था, जो वीडियो हमने अपलोड की है उसमें लैटिस पैरामीटर आपसे पूछा गया है कि लैटिस पैरामीटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट उस क्वेश्चन का क्या था कि आपको साइन ऑफ एंगल निकालना था। तो साइन ऑफ एंगल निकालने के लिए ब्रैग्स लॉ का हमने यूज किया था, लेकिन ब्रैग्स लॉ में क्या होता है, D टर्म हम यूज करते हैं, और D क्या होती है,
डी जो टर्म होती है वो हमारी क्या होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, तो मेनली क्या है कि हमें डी और ए में रिलेशन पता होना चाहिए। इंटरप्लेनर स्पेसिंग और लैटिस पैरामीटर में अगर कुछ रिलेशन होता है तो वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर डी की वैल्यू हमें पता चल गई तो ब्रैग्स लॉ का यूज करके हम साइन ऑफ एंगल निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। तो जो रिलेशन हमने देखा नंबर डेंसिटी और मास डेंसिटी का, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उस टाइप के बाकी क्वेश्चंस भी बने हुए हैं एग्जाम में कि या तो आपसे लैटिस पैरामीटर पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग बतानी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बतानी है और कोई प्लेन आपको गिवन हो कि इस प्लेन के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग बतानी। इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं प्लेन्स की। तो कौन सा प्लेन होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए पहले हम पढ़ेंगे मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या होता है, मिलर इंडिसेस क्या होता है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि मिलर इंडिसेस जो है वो उसको हम यूज्ड क्यों करते हैं, तो यूज्ड फॉर Miller indices used for identification of planes, used to identify planes, identify the planes। ठीक है, या फिर हम क्या बोले कि मिलर इंडिसेस एक्चुअली क्या है, ये आइडेंटिटी है प्लेन्स की, आइडेंटिटी ऑफ प्लेन्स है। रिप्रेजेंट हम करते हैं किससे, HKL से, विदाउट एनी कोमा और स्मॉल ब्रैकेट में। तो ये ऐसे आपको गिवन होगा मिलर इंडिसेस, या फिर हम बोले प्लेन्स आपको गिवन होंगे। तो कैसे हम निकालेंगे HKL, H रेशो K रेशो L आपको क्या कैसे निकालते हैं हम, A/OA रेशो B/OB रेशो C/OC। और मिलर इंडिसेस हम फाइंड आउट करते हैं क्यूबिक के लिए, टेट्रागोनल के लिए एंड ऑर्थोरोम्बिक। उसके लिए इस टाइप के अगर क्रिस्टल्स आपको गिवन है तो हम मिलर इंडिसेस निकालते हैं इस फॉर्म में। तो अगर हम बात करें कि हमें HKL की वैल्यू गिवन है 100, तो ये कौन सा प्लेन रिप्रेजेंट करता है, क्यूबिक क्रिस्टल की हम बात करते हैं। तो क्यूब एक हमने बनाया और उसमें हमें बताना कि 100 प्लेन जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो एक्चुअली हम निकालते कैसे हैं कि A/OA, OA OB OC क्या है, ये हमारी है x डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन एंड ये z डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको हमने लिखा OA से, y डायरेक्शन में जो है उसको हमने लिखा B से एंड z डायरेक्शन में जो है वो हमारा क्या हो गया, OC हो गया। ठीक है, तो हम निकालने वाले हैं 100 प्लेन, या फिर हम बोलें कि अगर आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स गिवन है किसी प्लेन के तो आप वो प्लेन फाइंड आउट कर सकते हो, उसके मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर सकते हो HKL की वैल्यू। कैसे, अगर मान लो आपको गिवन है कि x एक्सिस में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो अपना कितना है, वैल्यू A है। ठीक है, और ये जो प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं वो पैरेलल है y डायरेक्शन में एंड पैरेलल है z डायरेक्शन में। तो ऐसा कौन सा प्लेन होगा कि जिसके लिए x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू सिर्फ 1 हो, या फिर हम बोले a वैल्यू हो। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। z की वैल्यू, OC की वैल्यू है वो भी हमारी क्या होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल टू y हम बोल रहे हैं, पैरेलल टू y है तो OB की वैल्यु क्या है, इन्फिनिटी है, एंड पैरेलल टू z है तो OC की वैल्यू भी क्या है, इन्फिनिटी। तो A/A रेशियो B/इन्फिनिटी एंड रेशियो C/इन्फिनिटी। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 100। तो प्लेन जो हमारा बनेगा, ऐसा प्लेन जिसके लिए OA की वैल्यू है A एंड बाकी क्या है कि वो प्लेन जो है वो पैरेलल है y डायरेक्शन में एंड पैरेलल है z डायरेक्शन में। तो ये जो प्लेन हमारा बन रहा है वो क्या है, 100 प्लेन है, जो कि
पैरेलल दिख रहा है वाई एक्सिस में एंड जेड एक्सिस में। जो फ्रंट वाला प्लेन हमने ड्रॉ किया है वो है हमारा 100, जिसके लिए मिलर इंडिसेस क्या है, एच के एल की वैल्यू है 100। इस टाइप से हम निकालेंगे। दूसरा, अब अगर आपको मिलर इंडिसेस गिवन है 100, इसका मतलब आप क्या समझ गए कि ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, ये आइडेंटिटी ऑफ प्लेन्स है कि अगर हमें एच के एल पता है तो हम प्लेन के बारे में बता सकते हैं। अगर मान लो आपको एच के एल की वैल्यू गिवन है 110, तो वो कौन सा प्लेन होगा, ओ ए की वैल्यू होनी चाहिए 1, ओ बी की वैल्यू होनी चाहिए 1, और प्लेन जो है 0 है तो पैरेलल होना चाहिए जेड एक्सिस में। तो जेड, ये ओ ए की वैल्यू 1 है, दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, ओ ए की वैल्यू है 1, ओ बी की वैल्यू है 1, और प्लेन पैरेलल है जेड एक्सिस में। तो ये हम मैच कराएंगे ऐसे, प्लेन पैरेलल है जेड एक्सिस में, इसका मतलब ये वाला प्लेन होगा कोई, और अगर ओ ए और ओ बी की वैल्यू 1 1 है तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, तो ऊपर भी हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये प्लेन को अगर आप देखो तो आपको पैरेलल दिख रहा है जेड एक्सिस में, राइट। ओ ए जो है वो हमारा 1 है, ओ बी 1 है, तो ये जो प्लेन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो है हमारा 110 प्लेन। अगर मैं बात करती हूँ 111 प्लेन की, तो 111 प्लेन के लिए, तो 111 प्लेन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक क्यूब मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। इस टाइप से हमने एक क्यूब ड्रॉ कर लिया। ये एक्सिस जो है वो हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्सिस जो है वो एक्स है, एंड ये है हमारी जेड एक्सिस। अब ओ ए की वैल्यू है 1, ओ बी की वैल्यू है 1, तो इन दोनों को मिलाएंगे, एंड ओ सी जो है उसकी भी वैल्यू कितनी है 1, तो इस लाइन को भी हम यहाँ से मिला देंगे। तो ये जो प्लेन बनता है वो हमारा क्या होगा, 111 प्लेन होगा, जिसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि ओ ए जो है वो भी ए है, ओ बी जो है वो बी है, एंड ओ सी की वैल्यू जो है वो क्या है, सी है। तो एच के एल जब हम फाइंड आउट करते हैं इसके लिए, तो ए अपॉन ओ ए रेशो बी अपॉन ओ बी की वैल्यू है बी, एंड सी अपॉन ओ सी की वैल्यू भी क्या है, सी। तो हमें वैल्यू मिलती है 111 प्लेन। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको मिलर इंडिसेस पता है तो बेसिकली आप क्या बता सकते हो कि वो प्लेन कौन सा है। 100 प्लेन जो हमने लिया वो फ्रंट वाला प्लेन था। अगर मैं लिखूँ 1 बार 00 प्लेन तो वो क्या होगा, बैक वाला प्लेन होगा। 1 बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओ ए जो हम ले रहे हैं वो माइनस ऑफ ए है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हम एच के एल में नहीं लेंगे, मिलर इंडिसेस में वो रिप्रेजेंट करेगा किससे, 1 बार से। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलर इंडिसेस क्या होगा, ऑलवेज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, और पैरेलल प्लेन्स जो हैं उनके मिलर इंडिसेस ऑलवेज क्या होंगे, सेम होंगे। तो मिलर इंडिसेस डिस्कस करने से पहले हम देख रहे थे इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो फॉर्मूला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं एग्ज़ाम में। किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है अपना क्या, कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग एक्चुअली होती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी एच के एल से। एच के एल हमें बताएगा प्लेन्स जो है, हमने अभी बोला कि पैरेलल प्लेन्स जो होते हैं उनके मिलर इंडिसेस सेम होते हैं। इंटरप्लेनर स्पेसिंग की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव पैरेलल प्लेन्स, तो दो पैरेलल प्लेन जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोल रहे हैं। अब डी एच के एल से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एच के एल क्या बताएगा कि पैरेलल प्लेन्स जो हैं उनके मिलर इंडिसेस क्या हैं। तो एच के एल से हमें एच के एल की वैल्यूज पता होनी चाहिए, प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए।
जो दो पैरेलल प्लेन्स हैं अगर उनके मिलर इंडिसेस हमें पता है तभी हम उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, DHKL किसके इक्वल होता है, 1/√H/A का होल स्क्वायर प्लस K/B का होल स्क्वायर प्लस L/C का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने का, और ये जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ कुछ ही केसेस में वैलिड होता है। वो कौन से हैं, वैलिड फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, उनके लिए ही हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑर्थोरोम्बिक के लिए हमने देखा 3D क्रिस्टल सिस्टम जब हमने पढ़ा था, तो A नॉट इक्वल है B नॉट इक्वल है C, तो यही फॉर्मूला हमारा लगेगा, HKL आपको गिवन होंगे। क्यूबिक के लिए A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है, तो DHKL की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, DHKL की वैल्यू हो जाएगी A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अगर हम पुट करते हैं तो A जाएगा ऊपर और वैल्यू हो जाएगी H² प्लस K² प्लस L²। ठीक है, और टेट्रागोनल के लिए कंडीशन है हमारी कि A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल है C, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, 1/D² HKL अगर मैं लिखूं तो 1/ मैंने ले लिया तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू आई, रिवर्स अगर हम करते हैं और स्क्वायर भी मैं लेती हूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, H/A का होल स्क्वायर प्लस K/B का होल स्क्वायर। लेकिन आपको क्या गिवन है, A इज इक्वल टू B, तो H² प्लस K² अपॉन क्या आएगा, A² प्लस L² अपॉन C²। ये आ गया हमारा टेट्रागोनल के लिए। ठीक है, अब अगर हेक्सागोनल की हम बात करें तो हेक्सागोनल के लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्यूबिक की। क्यूबिक में अगर जो प्लेन है, अगर हम क्या बोलें कि रिफ्लेक्शन इज अलाउड फ्रॉम दैट प्लेन, तो उसके लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये फॉर्मूला अपना कब वैलिड होगा, इफ रिफ्लेक्शन इज अलाउड फ्रॉम दैट प्लेन, इफ रिफ्लेक्शन इज अलाउड। अगर रिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है, इफ रिफ्लेक्शन इज नॉट अलाउड, हम बात कर रहे हैं क्यूबिक की। ठीक है, इफ रिफ्लेक्शन इज नॉट अलाउड तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा HKL इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A/√H² प्लस K² प्लस L²। ठीक है, हाफ ऑफ दिस वैल्यू आ जाएगा अगर रिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है तो, अगर रिफ्लेक्शन अलाउड है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रिफ्लेक्शन अलाउड है या नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा शायद, BCC के लिए 100 प्लेन जो है वो अलाउड नहीं होता, प्लेन नॉट अलाउड। ये प्लेन अगर अलाउ ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन भी अलाउ नहीं है। तो DHKL आपको पता है क्यूबिक में हमारे 3 होते हैं, सिंपल क्यूबिक, BCC एंड FCC। तो क्यूबिक में अगर BCC की हम बात करें, BCC क्रिस्टल की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जिसमें 100 प्लेन अलाउड नहीं है, और आपको DHKL मतलब D100 फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ A/√H², H की वैल्यू है 1, K की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू भी क्या है 0। तो क्या वैल्यू आती है, √1 का स्क्वायर, दैट इज A/2 वैल्यू होगी। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक में ये प्लेन अलाउड है, तो सिंपल क्यूबिक के लिए D100 की वैल्यू क्या होगी, 1A होगी। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग अगर हमें निकालनी है फॉर द हेक्सागोनल लैटिस के लिए, हेक्सागोनल के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, 1/D² HKL इज इक्वल टू 4/3 H²
प्लस एच के प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्योंकि हेक्सागोनल के लिए कंडीशन हमारी क्या है कि a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल सी। तो a इज इक्वल टू बी से हमारा ये रिलेशन आएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा 4/3। तो ये फॉर्मूला हेक्सागोनल के लिए होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालने का। और इस पे भी आपका क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि हेक्सागोनल के लिए प्लेन आपको गिवन है और आपको क्या निकालनी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू अगर आपको नहीं भी गिवन है तो सी की वैल्यू हमें पता है ए की टर्म्स में क्या होती है, स्क्वायर रूट 8/3 इंटू ए। तो सी की वैल्यू हम वो पुट करेंगे और ए के टर्म्स में हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ जाएगी। और एक तरीके से जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो रिलेशन बता रही है डी एंड ए में। डी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड ए है लैटिस पैरामीटर। तो क्वेश्चन आपका किस टाइप का बनता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जून 2011 में जो क्वेश्चन बना था, जो कि हमने वीडियो में कवर भी किया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसा क्वेश्चन बना था और किस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। कि मान लो आपको जो रिलेशन हमने पढ़ा था, आपको गिवन है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन यूनिट सेल कितने हैं, या फिर आपको ऐसे गिवन है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स बॉडी सेंटर्ड में कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। आपको गिवन है मास डेंसिटी, आपको गिवन है एटॉमिक मास एंड प्लेन आपको गिवन है, प्लेन की मिलर इंडिसेस आपको गिवन है। आपसे पूछी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर का हमने फॉर्मूला देखा कि अगर हमें मास डेंसिटी एटॉमिक मास पता है तो हम लैटिस पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक गिवन है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो लैटिस पैरामीटर हमने निकाल लिया। अब लैटिस पैरामीटर अगर आपको पता है और बॉडी सेंटर गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि प्लेन जो है वो अलाउड है या अलाउड नहीं है। अगर अलाउड होगा तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है, अगर अलाउड नहीं होगा हाफ ऑफ दिस फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा प्लेन अलाउड है और कौन सा प्लेन अलाउड नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसकी एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाई है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, डायमंड क्यूबिक, जेडएनएस, एनएसीएल एंड ग्रेफीन। तो इनके लिए जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कौन से स्ट्रक्चर में क्या होगा वो आपको पता ही होगा शायद। अगर आपने क्रिस्टल पढ़े होंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा है तो ये टेबल एक्चुअली क्या है ये आपको याद नहीं रखनी है, आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको माइंड में क्लियर है तो ये चीज़ें जो है वो आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये इतनी सारी वैल्यूज है ना वो याद नहीं हो सकती। आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ना वो माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो टेबल एक्चुअली है किस लिए कि ये प्रॉपर्टी जो है वो आप क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को अपने माइंड में इमेजिन करके और फिर आप ये प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। कि नंबर ऑफ एटम्स जो है यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आएगा, 1 आएगा। नियरेस्ट नेबर की अगर हम बात करें तो नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, 6 होंगे। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो हम 2r से लिखते हैं वो किसके इक्वल होगी, a के इक्वल होगी सिंपल क्यूबिक में। सेकेंड नियरेस्ट नेबर जो होगा वो 12 होगा। सेकेंड नियरेस्ट नेबर जो है वो स्क्वायर रूट 2a होगा। किस टाइप से होगा तो वो आप निकालोगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इमेजिन आउट करके, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को रिवाइज करने के लिए ये आपकी टेबल है। ये टेबल आप याद नहीं कर सकते हो। और अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स भी इतना भी डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम जाएगा।
तो आज के लिए तो इतना ही, फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।